बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिस्टर भाई। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम MD-CAT नम 2023 की लेक्चर सीरीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। आज हम MD-CAT और नम्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर से। तो वो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस की स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टेशनरी साकन चार्जेस को खसूसियात का मुताला करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो ये मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कूल ऑफ फोर्स लगाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी होती है चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, इसको भी हम चार्ज कहते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये कूलम इसका यूनिट होता है। मेरे डियर स्टूडेंट, फिलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ों से मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लूँ, फिर जो इसमें मज़ीद जो शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी और जो कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। बहरहाल बेसिक भी चीज़ें साथ साथ बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम चार्ज की टाइप्स की बात करें तो चार्ज की 2 टाइप्स होती हैं। आपको पता है कि एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। आप पढ़ चुके हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एक टाइप से ही हो गई। अगर 2 सिमिलर चार्जेस हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, एक तीसरी और भी चीज़ होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो चीज़ पढ़ी भी होगी, बहरहाल आज मैं उसका ओवरव्यू देने लगा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के लिए वो चीज़ न्यू भी हो सकती है। बट डियर स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिकल जो होता है, अब आपने ये तो पढ़ा है कि 2 चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे अनचार्ज पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब कैसे किसी दूसरे अनचार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज ही नहीं है, कैसे कोई पार्टिकल उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। बट डियर स्टूडेंट, फर्स्ट करें, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जिस पे जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उस पर नेगेटिव हैं। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो न्यूट्रल है, अब इसके पास हम कोई भी चार्ज बॉडी लेके आते हैं। फर्ज करें हम उसके पास पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं, देखते हैं हम कि एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे अनचार्ज पार्टिकल को कैसे अट्रैक्ट करता है, रिपेल क्यों नहीं करता है, अट्रैक्ट क्यों करता है, देख लेते हैं आज। बढ़िया स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट पढ़ा है ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव हैं। टोटल नेट चार्ज इस पर 0 है। हम किसी दूसरे चार्ज को, फर्ज करें प्लस साइन को, हम इसके करीब लेके आते हैं। जैसे ही ले आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, इसका ये बन जाएगा कि जो आपको पता है कि जो कोई भी प्लस चार्ज होता है वो क्या करता है, वो जो मुखालिफ चार्ज होते हैं उसको करीब ले आएगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज हैं इसके करीब आ जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है वो क्या करता है, रिपेल करता है। अगर बिल्कुल हम बात करें जो इसकी सिमिलर चार्जेस होंगे वो इससे दूर चले जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखें गौर से, अगर देखें तो ये जो चार्जेस हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इन पे क्या लगा रहा है, इन जो पहली लेयर बन रही है, फर्स्ट लेयर जो बन रही है, इस पे क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। और दूसरों की अगर बात करते हैं, जो अगली लेयर है, ये उन पे क्या लगा रहा है, ये रिपल्शन फोर्स लगा रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर रिपल्शन फोर्स की वजह से किधर जाना चाहिए, इस साइड पे जाना चाहिए, राइट साइड पे, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर आप गौर से देखें ना, जो जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है जो इनके दरमियान फोर्स लग रही है, जहाँ पे अट्रैक्शन लग रही है। और इनकी बात करते हैं तो इनका डिस्टेंस क्या है, जहाँ पे रिपल्शन लग रही है वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे
हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो क्या होगी, रिपल्शन फोर्स से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वहाँ पे डिस्टेंस कम है। देखिए ये वाले चार्जेस इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, वहीं ये वाले चार्जेस इस पे भी रिपल्शन फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये पास है, डिस्टेंस कम है, तो इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रही है और रिपल्शन फोर्स क्या लग रही है, कम। इसलिए ये कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी अनचार्ज पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह कोई भी पार्टिकल किसी भी अनचार्ज पार्टिकल क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये इसका कंसेप्ट था कि अट्रैक्ट कैसे करता है। बट ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डिटेक्शन की, कि जो चार्ज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, वो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये MCQ आ सकता है कि चार्ज बॉडी को कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। बिल्कुल इस तरह एक और क्वेश्चन आ सकता है, चार्ज बॉडी को हम पार्टिकल को मेजर किस तरह कर सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रोमीटर से कर सकते हैं। तो ये MCQ आ सकते थे। आगे अगर हम चलें माय डियर स्टूडेंट्स, जो चार्ज बॉडी होती है उसको हम प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं। एक मेथड आपने पढ़ा है, फ्रिक्शन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन के जरिए भी उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम उसको बाई कंडक्शन मेथड से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बाई फ्रिक्शन। अगर बाई फ्रिक्शन की बात करें तो आपको पता है कि कोई भी दो बॉडी जब रब किए जाते हैं तो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उन पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आ जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो इस तरह फ्रिक्शन के जरिए, रबिंग के जरिए हम टू डिफरेंट बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट को भूल चुका है वो थोड़ा बहुत आप समझ लें यहाँ से। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि हम चार्ज बॉडी किसी भी चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट करें कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस पर जितने क्या हैं नेगेटिव चार्ज हैं उतने क्या हैं पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं। अब होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट करें मैं इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, माय डियर स्टूडेंट जैसे ही मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँ, तो ये कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है पहले ये मिक्सिंग की हालत में पड़े होंगे। जब कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो प्लस माइनस इस तरह, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरह न्यूट्रल पार्टिकल पड़े होंगे, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जिस पर नेट चार्ज होगा जीरो होगा। लेकिन जैसे ही इस पर हम प्लस साइन करीब लेके आते हैं तो होगा क्या, बट ऐसे होगा कि अभी मैंने पढ़ाया कि जैसे इसके करीब प्लस साइन लाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो लाएंगे, तो होगा क्या कि अपोजिट चार्जेस के पास आ जाएंगे और सिमिलर चार्जेस इससे दूर चले जाएंगे। तो फिर हम क्या करें, हम इस बॉडी पे चार्ज लगाना चाहते हैं, लेकिन पहले तो ये क्या थी, न्यूट्रल थी, अब हम इसे क्या बना देते हैं, एक चार्ज बॉडी बनाना चाहते हैं। तो फिर अब ये देखें, पहले ये मिक्सिंग थी प्लस और माइनस साइन की, अब ये अलग लेयर बन गई है, नेगेटिव साइन की अलग लेयर बन गई है और प्लस साइन की अलग लेयर बन गई है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी वायर के जरिए, एल्युमिनियम वायर के जरिए उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाएंगे इस प्लस साइन को, और फिर हम क्या करेंगे, जब उसको ग्राउंड लेवल पे ले जाएंगे तो पीछे हमारे पास कौन सा चार्ज बच जाएगा, माइनस साइन बच जाएगा। इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ला सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट एक चीज़ का ख्याल करना है कि जैसी ये लेयर बनेगी, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, और आपने ये दूसरा जो चार्ज बॉडी साथ रखा हो इसको वहीं पे रखना है। जैसे ही अगर इसको हम हटाएंगे दोबारा वो मिक्सिंग हो जाएगी, इसको वहीं पे रखना है। पहले पॉजिटिव चार्ज को हम एल्युमिनियम वायर के जरिए नीचे लेके जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे लेके जाएंगे, वो चले जाएंगे तो पीछे कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। ये एक बेसिक लेवल था आपका, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जरिए। फिर नेक्स्ट है कंडक्शन के जरिए किसी भी चार्ज को कैसे, किसी भी बॉडी पे हम कैसे चार्ज ला सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन होती है किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम टच कर दें, जैसे ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करें,
इस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टच कर देंगे, जैसे ही टच करेंगे, पहले इसके पास चार पॉजिटिव थे, तो टच करने से कुछ चार्ज किधर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। जैसे अंदर जाएंगे तो इस रॉड को हम हटा के क्या कर सकते हैं, उस पर चार्ज ला सकते हैं। इसका मतलब है कंडक्शन के जरिए हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, कंटेक्ट करते हैं किसी अनचार्ज बॉडी से, तो फिर कुछ चार्ज उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे अनचार्ज में। इस तरह दोनों चार्जेस पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, सिमिलर चार्ज आ जाता है। तो ये हमारी बेसिक चीज़ थी कि चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम चलें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें। डियर स्टूडेंट्स, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज ये नहीं कि जो टोटल चार्ज होता है हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू की। अब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होती है। अगर इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई भी एमसीक्यू आपको दे देता है कि फर्ज करें वैल्यू दे देता है कि 10 कूलम -10 कूलम या 20 कूलम और एक और वैल्यू दे देता है -60 कूलम, और आपसे पूछता है कि इसमें आप बताएं ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। अब मैनेज के चक्कर में आप ग्रेटेस्ट वैल्यू 20 कूलम पे ना लगाना या जवाब आप, क्योंकि चार्ज का स्टूडेंट्स हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ही -60 ही होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो लोएस्ट वैल्यू तो वही होती है जो मैं भी बताया कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। इस तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम 1 कूलम की अगर बात करें, अगर वो 1 कूलम की बात करता है कि 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 में 1 क्यू की जगह क्या पुट करें, आप 1 पुट करें, एन को रहने दें और ई की जगह क्या पुट करें 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। तो यहाँ से आप एन अगर निकालते हैं तो एन निकलता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। तो इतने चार्जेस होते हैं एक कूलम में। सर 2 कूलम का भी पूछ सकता है, 3 कूलम का पूछ सकता है। फिर आते हैं स्टेबल की तरफ। मैंने लिखा है पार्टिकल और चार्ज। इसमें देखें पहले इलेक्ट्रॉन या माइनस बीटा पार्टिकल, इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10 की -19 आ जाएगा। प्रोटॉन क्या है, प्लस बीटा कह सकते हैं हम, प्लस ही होता है +1.6 मल्टीप्लाई 10 की -19। और अल्फा पार्टिकल आपको पता है हीलियम के निकले हैं, तो इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 को 1.6 मल्टीप्लाई 10 की -19 से मल्टीप्लाई करें 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 आ जाएगा। इस तरह न्यूट्रॉन या गैमा रेस पे 0 चार्ज होता है। अगर हम आगे चलते हैं तो चेंज ऑफ मास की अगर मैं बात करूं, मास की चेंज जो पार्टिकल में होती है ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या हम कह सकते हैं ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। किसी भी मैटर को जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, हम गिव देते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर उसका जो मास होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब देखें पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका लॉस हो रहा है। इस तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा ऑब्जेक्ट में तो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तो मास क्या हो रहा होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब मास इंक्रीज या डिक्रीज किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के गेन या इलेक्ट्रॉन के लॉस के। नेक्स्ट आ जाते हैं कूलम लॉ की तरफ। तो स्टूडेंट्स कूलम लॉ क्या है, जिसमें हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे k q1 q2 बटा r का स्क्वायर। तो कूलम लॉ अप्लाई कहाँ पे होता है, इसकी 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले है स्टेशनरी चार्जेस के लिए होता है, दूसरा है कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए
वैलिड होता है। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? कोई भी दो चार्जेस जिनका अपना साइज जो है उनके दरमियानी डिस्टेंस से क्या हो, कम हो, उन चार्जेस को हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है और दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की एयर के लिए, तो जो के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर यहाँ से हम देखें इस क्वेश्चन को, तो F इज इक्वल के 1 आ जाएगा Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर डाइन, क्योंकि सीजी सिस्टम जो फोर्स का यूनिट होता है वो डाइन होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में बात करते हैं। जो के की वैल्यू होती है वो 1/4πε0 होती है। हम कह सकते हैं 9 × 10⁻⁹। अब यूनिट इसका क्या आएगा के का? अगर यहाँ से हम निकालें न्यूटन और आर का स्क्वायर उधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलब का स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो पर कूलब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसका यूनिट आ जाएगा। अगर हम लास्ट क्वेश्चन में पुट करें जो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर थी, तो के की जगह क्या आ जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। पिछले सीरीज सिस्टम में डाइन आ रहा था, यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिस्टम इंटरनेशनल में जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब देखें सीरीज सिस्टम में डाइन यूनिट है फोर्स का और सिस्टम इंटरनेशनल में न्यूटन है। अगर इन दोनों को हम कोरिलेशन कैम करें तो एमसीक्यू आ सकता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो ये सीजीएस सिस्टम और सिस्टम इंटरनेशनल में जो रिलेशनशिप है फोर्स का यूनिट्स का ये है। तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट इसका क्या आएगा? तो जो के का यूनिट है उसका ये रेसिप्रोकल इसका यूनिट्स होंगे, उसको उल्टा दे तो क्या बनेगा? कूलब का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होगी कि परमिटिविटी होती क्या है। स्टूडेंट्स, ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टीज होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के सराउंड होती है। वो ये बताती है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है कितनी है। कोई भी दो चार्जेस जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं तो उन चार्जेस के गिर्द एक ख़ास मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो हमें बताती है कि जो दो चार्जेस आपस में फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है। तो मतलब ये यूज़ होती है डिटरमिन द फोर्स की डिटर्मिनेशन के लिए। तो इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू है और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो ओवरऑल जनरल परमिटिविटी की डेफिनेशन बताई है। अगर हम वेक्टर फॉर्मूला की तरफ जाते हैं तो कोई भी हमारे पास दो चार्जेस हैं, फर्ज करें हमारे पास एक +Q1 है और एक है हम कह देते हैं दूसरा भी +Q2 है। अब ये दो चार्जेस जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, लाजमी बात है इसमें रिपल्शन फोर्स हो रही है, इस पर भी फोर्स इधर लग रही है और इस पर भी फोर्स इधर लग रही है। ये वाली फोर्स जो इस पे लग रही है वो लगा रहा है, इस पे फोर्स लग रही है F12, मतलब है Q2 किस पे लगा रहा है? 1 पे लगा रहा है और इस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी? 2 1, मतलब है 1 किस पे लगा रहा है? 2 पे लगा रहा है। इस पे फोर्स लगने वाली 1 की वजह से फोर्स है और इस पे जो फोर्स लग रही है 2 की वजह से लगने वाली फोर्स है। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, देखें दोनों फोर्सेस जो होती हैं, चाहे 2-1 फोर्स है या F12 फोर्स है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होती हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होती है? अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड हमेशा इनका सेम रहेगा, F21 और F12 का। तो ये चीज़ का ख्याल करना है। अब ये भी एमसीक्यू आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कूलम लॉ जो होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ को ओबे करता है, थर्ड लॉ को, सॉरी कूलम लॉ जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। क्योंकि देखें इसमें जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है और मैग्नीट्यूड दोनों के क्या है? सेम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा ऑन बोथ चार्जेस सेम रहेगा। वट एवर देयर मैग्नीट्यूड, जो भी उनका मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, तो मैग्नीट्यूड उनका हमेशा सेम रहेगा फोर्सेस का। अब कैसे? फर्ज करें कि अब Q1 मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर फर्ज करें यहाँ पे 5 कूलम चार्ज पड़ा होता, +5 Q चार्ज पड़ा होता,
Q1, और इस तरह इधर +6 कूलब चार्ज पड़ा होता Q2। अब देखें ये भी ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, और ये इस पे फोर्स लगा रहा है उधर, रिपल्शन हो रही है। ये F21 है और ये क्या है, F12 है। अब क्वेश्चन आ सकता है, अब देखिए ये 5 कूलब और 6 कूलब है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि Q1 Q2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे कितनी लगा रहा है। अब देखें आप कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, आप देखेंगे कि 6 कूलब चार्ज ज़्यादा है तो लाजमी बात है यहाँ पे आप कॉमन सेंस अपना यूज़ करेंगे कि अपने लिहाज से कि ये 6 कूलब 5 पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, 5 कूलब 6 पे कम लगा रहा होगा। टोटली आप रॉन्ग होंगे। हमेशा हमेशा याद रखें कि अभी मैंने बताया कि चाहे Q2 Q1 पे लगा रहा है, चाहे Q1 Q2 पे लगा रहा है, फोर्स हमेशा यहाँ पर भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, सेम। चाहे इसका 100 कूलब है, इसका 2 कूलब है, तो इन पे लगने वाली एक दूसरे पे जो फोर्स है हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो यही कूलब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलब लॉ में हम पढ़ते हैं उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब आते हैं फिर खुल के Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है, यहाँ से F1 और R का स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से हम F और 1 और R का स्क्वायर के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, या हम F और सिंपल R के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, और यहाँ से देखें F जो है R का स्क्वायर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन F1 और R का स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा इस तरह बनेगा। इस तरह अगर हम R और F के दरमियान बढ़ें तो आपको पता है R अगर कम हो रहा है तो F ज़्यादा इंक्रीज होगी, F पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा R के साथ इस तरह बनेगा। इस तरह एक और क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम आ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिस्टेंस प्रॉब्लम्स क्वेश्चन दे सकता है। डिस्टेंस प्रॉब्लम क्या होते हैं, इसमें क्या करेगा, इसमें आपको कह देगा कि अगर हम क्या करें, डिस्टेंस 2 गुना कर दें या डिस्टेंस को हाफ कर दें चार्ज के दरमियान, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देख लें यहाँ पे अगर हम क्या करें, डिस्टेंस को हाफ कर दें, R की जगह R पे 2 लिख लें तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी, कितनी ज़्यादा होगी, तो हाफ का स्क्वायर करें तो 1 और 4 बनता है, 4 बनता है, ऊपर जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि 2 गुना डिस्टेंस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो जब 2 गुना इंक्रीज 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो फिर क्या होगा, फोर्स 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। फिर अगर क्वेश्चन इस तरह दे देता है, अगर आप जिन स्टूडेंट को यहाँ से समझ नहीं आ रही तो वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक रिलेशन होती है, यहाँ से अगर निकालूँ मैं रिलेशन F1 बटा F2 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो F1 के प्रोपोर्शन R2 आएगा और F2 के प्रोपोर्शन क्या आएगा, R1 का स्क्वायर। तो ये एक न्यू मैंने आपको फार्मूला दी है, तो यहाँ से आप कोई भी 3 वैल्यूज़ दे देता है, कहता है कि पहला डिस्टेंस इतना है, ठीक हो गया, और उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है इतनी है, आप इतनी फोर्स है और आप दोबारा डिस्टेंस निकालें, या इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दे देता है तो फिर आप चौथी चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस प्रॉब्लम आप इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम की तरफ। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम जो आपने पढ़ा है, पहली रिलेशन आप पढ़ चुके हो कि एफ वैक्यूम के लिए जो 1/4 Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर होता है। अगर हम मीडियम की बात करें तो जो फोर्स होती है मीडियम के लिए, फोर्स डिक्रीज हो जाती है। अब कितनी डिक्रीज होती है ये डिपेंड करता है इस फैक्टर पे जो मैंने डिवाइड किया। फोर्स डिक्रीज कैसे होगी, लाजमी बात है जो चार्जेस के दरमियान आप कोई मीडियम रख देते हैं तो उन पे जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा। दोनों चार्जेस जो इस पे लगा रहे हैं कितना कम हो जाएगा, वो एप्सिलॉन आर फैक्टर कम हो जाएगा। अब एप्सिलॉन आर क्या है, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और इसको हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यूज होती है, जो एप्सिलॉन आर होता है हमेशा ये क्या होता है, इक्वल टू और ग्रेटर टू वन होता है। हमेशा 1 से ज़्यादा होगा या 1 के इक्वल होगा। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 के इक्वल होती है। अगर हम क्या बात करें, कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। अगर हम बात करें इंसुलेटर या हम सेमीकंडक्टर के लिए कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए बात करें दोनों के लिए, तो जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है
वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब गौर से देखें ना, एक और यहाँ से MCQ भी आ सकता है। अगर आपसे नॉट इन्फिनिटी है कंडक्टर के लिए तो इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पे जो F कितनी फोर्स, कितना जवाब आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए इन्फिनिटी पुट करें मीडियम 0 आ जाएगा। अगर हम इस तरह बात करें वैक्यूम के लिए तो इसका मतलब है वैक्यूम के लिए 1 अगर यहाँ पे पुट करें तो मीडियम फोर्स और वैक्यूम फोर्स एक दूसरे की क्या बन रही है, इक्वल बन रही हैं। इस तरह अगर हम इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर की बात करें तो अगर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज़्यादा है तो देखो अगर ये 1 से ज़्यादा है, ये अगर वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि मीडियम जो फोर्स होगी वो क्या आ जाएगी, वैक्यूम फोर्स से क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन आर ज़्यादा होगी। अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो इससे पहले आपको परमिटिविटी की डेफिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि परमिटिविटी कोई भी नंबर होता है जो किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो दो चार्ज के दरमियान हमें फोर्स के बारे में बताती है। वो अगर दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम हो तो मैंने आपको बताया था कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात कर दी हमने। अगर हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो हो गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी निकालें तो कितनी आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जब हम वाटर, दो चार्ज के दरमियान वाटर एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो जो फोर्स होती है वह तकरीबन 80 टाइम्स फ्री स्पेस की निस्बत कम हो जाती है। जब हम मीडियम कौन सा यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, तो फोर्स 80 टाइम्स क्या हो जाती है, मीडियम में वैक्यूम की निस्बत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको पता है अगर फोर्स कम हो रही है तो जो परमिटिविटी है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 80 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी वाटर की सूरत में। तो जितनी टाइम्स फोर्स मीडियम में ज़्यादा हो रही है वैक्यूम की निस्बत, फ्री स्पेस की निस्बत, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हमें बताती है, टेल अस दैट हाउ मच टाइम द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम वाटर की बात करें तो क्योंकि वाटर की सूरत में जो परमिटिविटी है तकरीबन फ्री स्पेस के मुकाबले में 80 टाइम ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 80 होगी, क्योंकि मीडियम और जो फ्री स्पेस की जो रेशियो होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से निकालें रिलेटिव परमिटिविटी को तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी F वैक्यूम फोर्स और मीडियम फोर्स। तो ये था आपका टॉपिक। बस आपको ये दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी कोई भी दो चार्जेस के दरमियान हमें फोर्स के बारे में बताती है और रिलेटिव परमिटिविटी ये बताती है कि मीडियम में जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की निस्बत कितने टाइम ज़्यादा हुई है। तो ये दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। इसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।